Hello my dear friends, welcome to all of you on my official YouTube channel शुक्ला एंड कंपनी। माय फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ईवीएस की क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और एक क्लास आपको ईवीएस की मिल भी चुकी होगी, जिसमें मैंने ईवीएस में मतलब पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के घटक क्या है, जैविक अजैविक क्या होता है, यानी बायोटिक अबायोटिक क्या है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण के क्षेत्र क्या है। पर्यावरण के 4 क्षेत्र मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल, जिसके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग अपने सुझाव जरूर हमें हमारे कमेंट सेक्शन में दें। आप लोग अपनी समस्याओं को भी जरूर हमारे सामने रखें। हाँ, ये इतना कहूंगा कि थोड़ा भरोसा रखिए, धैर्य रखिए, आपके सारे सिलेबस को मैं कवर करूंगा और जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर सीटेट में नहीं आने वाला है। दोस्तों, इतना भरोसा रख के चलिए। उसके लिए सबसे बढ़िया जजमेंट आप ये कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ यदि उससे बाहर आ रहे हैं तब आप हमसे अपने क्वेरी रख सकते हैं। चलिए ये दोस्त, आज हम देखते हैं पर्यावरण के क्षेत्र। फ्रेंड्स, पर्यावरण के 4 क्षेत्र स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल आप लोगों को हमने बताया था। आज स्थल मंडल के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, स्थल मंडल भूमि को स्थल मंडल आप कह सकते हैं, लेकिन स्थल मंडल केवल भूमि ही नहीं होती है। स्थल मंडल भूमि की सबसे जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, जिसको हम परपटी कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, परपटी कहते हैं। और उस परपटी के नीचे वाला क्षेत्र, देखिए पृथ्वी को जब मैं अभी बताऊंगा, उसकी आंतरिक संरचना बताऊंगा तब और अच्छे से समझ पाएंगे। आप इतना समझिए कि जो पृथ्वी का ऊपरी परत होता है वो स्थल मंडल कहलाता है। इसको इंग्लिश में लिथोस्फीयर बोलते हैं। दूसरी चीज, इस पे चूंकि देखिए पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, नदियां हैं, इसी भूमि पे ही सब कुछ है, तो इस पे पर्वत पठार क्या है, खनिज से बने हुए हैं। इस पे पृथ्वी पे हमारे जितने भी जैविक चीजें पाई जाती हैं, अजैविक चीजें पाई जाती है, वो स्थल पे ही तो पाई जाती है। तो इसलिए ये खनिज और लौड़ों का जो है, खनिज और लौड़ों का भरपूर प्रचुर मात्रा में संसाधन का एक स्रोत होता है। पृथ्वी के मतलब कितने भाग पे, मतलब यदि मैं चौड़ाई की मतलब बात करूं, पृथ्वी के ऊपरी परत से मैं बात करूं, आंतरिक की मैं बात नहीं कर रहा हूं। पृथ्वी के यदि अपर सरफेस को लेकर मैं बात करूं तो पृथ्वी के 1/3 हिस्से पे, पृथ्वी की जो भूमि है, भूमि की 1/3 हिस्से पे स्थल मंडल का पाया जाता है। कितना? भूमि के 1/3 हिस्से पे स्थल मंडल पाया जाता है। अब यदि प्रतिशत हम पूछे तो आप 1/3 को 33.33% मत लिख दीजिएगा, लगभग 1/3 है, लेकिन प्रतिशत में 29% है, 29%। ठीक है, तो क्या कहेंगे, पूरी भूमि का लगभग 29% या लगभग 1/3 हिस्सा स्थल मंडल होता है। मेरे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा स्थल मंडल होता है, तो कितना प्रतिशत होता है, 29%। देखिए यहाँ तक तो प्राइमरी का जो लेवल होता है, प्राइमरी में स्थल मंडल, वहां तक तो आ जाता है, पर थोड़ा हमें अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, थोड़े स्थल मंडल को पढ़ने के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भी पढ़ लेना चाहिए। हालांकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से सुपर टेट और यूपी टेट में हर बार क्वेश्चन आते रहे हैं, और जो सी टेट के जूनियर लेवल का पेपर होता है उसमें भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से क्वेश्चन आता ही आता है। आइए दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखते हैं। मान लीजिए मैंने ये पृथ्वी का, जैसे ये गोला भाग पृथ्वी का है, ऐसे ही पूरा, ठीक है, ये गोला है पृथ्वी, इसके कुछ हिस्से को मैंने ये लिया है आपको समझाने के लिए। यही वाला हिस्सा ये है, आप इतना समझ लीजिए। देखिए, यदि ये पृथ्वी है तो पृथ्वी में कई परत पाई जाती हैं। ठीक है, पृथ्वी में कई परत पाई जाती हैं। तो जो सबसे ऊपरी परत होता है उसको क्रस्ट, उसके मध्य वाले परत को मेंटल, और सबसे जो अंतिम परत है, जो केंद्र के पास वाली परत होती है, उसको क्रोड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रस्ट, इसको मेंटल और इसको क्रोड कहते हैं। ये क्रस्ट के ऊपर का जो जमीनी परत होता है इसको भूपर्पटी कहते हैं। तो भूपर्पटी से लेके क्रस्ट तक पूरा क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। आप समझ गए होंगे कि स्थल मंडल क्या है। पृथ्वी के भूपर्पटी को लेते हुए क्रस्ट का पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। स्थल मंडल की मोटाई 5 से लेके 35 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 5 से लेके
35 किलोमीटर तक होती है। अब आपको ये होगा कि क्यों 5 किलोमीटर की जगह लिखा गया है, जगह 35 किलोमीटर, क्या अलग अलग जगह अलग अलग होता है? हाँ दोस्तों, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है स्थल मंडल की मोटाई। जैसे मान लीजिए समुद्र है, समुद्र में पानी है। अब पानी भी तो किसी जमीन पे ही होगा ना। जैसे स्विमिंग पूल बनता है तो पहले नीचे फर्श बन जाता है, उसमें पानी भरा जाता है, तो पानी के नीचे स्विमिंग पूल में नीचे क्या होता है? फर्श होता है। उसी तरह समुद्र यदि स्विमिंग पूल मान लीजिए आप, तो समुद्र के नीचे भी तो फर्श होगा। तो उस फर्श में मतलब समुद्र में जो समुद्र की सतह है वो भी तो स्थल मंडल ही कहलाएगी। समुद्र की जो सतह है, निचली सतह, वहां पे स्थल मंडल की चौड़ाई या मोटाई 5 किलोमीटर होती है। हर जगह एक समान समुद्र नहीं होता है, उस हिसाब से बढ़ते बढ़ते और हमारे भूमि पे आते आते ये 35 किलोमीटर तक हो जाती है। तो आपको इतना याद रखना है कि स्थल मंडल की जो मोटाई है वो 5 से लेके 35 किलोमीटर तक होती है। अब आपको मैंने बताया कि बहुत सारे खनिज और लौहों से मिलकर स्थल मंडल का निर्माण होता है, या बहुत सारे खनिज और लौहों का ये प्रचुर मात्रा में संसाधन है। तो देखिए, जो क्रस्ट होता है, जो हमारी स्थल मंडल होती है, मुख्य रूप से 2 तत्वों से मिलकर बनी होती है। स्थल मंडल मुख्य रूप से 2 तत्वों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है सिलिका। क्या होता है? सिलिका। सिलिका को हिंदी में क्या बोलते हैं? मिट्टी। और दूसरा क्या होता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आपने सुना होगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये मिट्टी और एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है। तो सिलिका इंग्लिश में कहते हैं, एल्यूमिनियम कहते हैं हिंदी में। तो इसका SI सिलिका का और एल्यूमिनियम का जो सूत्र होता है Al होता है। दोनों को मिला के सियाल शब्द आ जाता है। क्या जाता है? सियाल। इसको क्या बोलते हैं? सियाल। तो आपसे पूछ सकता है कि स्थल मंडल को और क्या कहते हैं? तो स्थल मंडल को क्रस्ट कहते हैं और सियाल भी कहते हैं। ठीक है, यदि इसका रासायनिक नाम के संदर्भ में पूछा जाए तो ये सियाल होगा। सियाल मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, मतलब सिलिका का मतलब मिट्टी, रेत, और एल्यूमिनियम आप जानते हैं धातु होता है। तो स्थल मंडल किससे मिलकर बना है? सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। इतनी बातें आपको स्थल मंडल के बारे में जाननी बहुत जरूरी थी। पहली बात, स्थल मंडल मोटाई कितनी होती है? 5 से 35 किलोमीटर। स्थल मंडल को और क्या कहते हैं? क्रस्ट। और क्या कहते हैं? सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है, इसलिए सियाल कहते हैं। और उसके बाद लगभग पृथ्वी की भूमि पे जो उसकी अपर सरफेस के हिसाब से लगभग पृथ्वी की 29% हिस्सेदारी किसकी होती है? स्थल मंडल की होती है। और यदि मैं इसको फ्रैक्शन में बोलूं तो 1/3 हिस्सा लगभग पृथ्वी का स्थल मंडल होता है। दोस्तों, यदि आंतरिक संरचना के आधार पर देखा जाए, मतलब क्रस्ट, मेंटल और कोरोड में देखा जाए, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के आधार पर जो क्रस्ट यानी स्थल मंडल का जो पार्ट होता है मात्र 0.5% होता है। यदि आंतरिक संरचना के आधार पर देखा जाए तो पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही स्थल मंडल होता है। आंतरिक संरचना के आधार पर पृथ्वी के आयतन के 0.5% हिस्सेदारी ही केवल स्थल मंडल की होती है। ये भी बात आपको याद रखनी है। अब आइए थोड़ा बहुत कोरोड और मेंटल के बारे में भी जान लेते हैं। भूप्रकृति और क्रस्ट के बाद वाला जो पार्ट होता है उसको मेंटल कहते हैं। मेंटल को सीमा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम मिला होता है। क्या मिला होता है मेंटल में? सिलिका प्लस मैग्नीशियम मिला होता है। तो इसके SI और इसके MA को मिला दिया जाए तो ये सीमा हो जाएगा। तो मेंटल सीमा कहलाता है रासायनिक रूप से। मेंटल क्या कहलाता है? सीमा। क्यों? क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके बना होता है। मेंटल की चौड़ाई 3900 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। उसके बाद वाले पार्ट को कोरोड कहते हैं। कोरोड निकल, मतलब एक धातु होता है निकल, और एक धातु होता है फेरस, जिसको आप आयरन कहते हैं। तो धातु निकिल और फेरस से मिलकर बनता है कोरोड, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? निफे। तो पूछेगा कोरोड में कौन कौन सी धातु होती है? तो निकिल और आयरन या निकिल और फेरस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? निफे बोलते हैं। तो क्रस्ट में कौन कौन सी धातु है? सिलिका और एल्यूमिनियम, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सियाल। मेंटल में क्या क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम, इसलिए इसका नाम सीमा। और कोरोड में क्या है? निकिल और फेरस, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? निफे।
देखिए क्रस्ट की जो चौड़ाई या मोटाई होती है ये, अब देखिए यहाँ पे 35 किलोमीटर ये हो गया, 2900 किलोमीटर ये हो गया, और पृथ्वी की ये त्रिज्या ही तो है, यहाँ तक केंद्र तक गया, ये क्या है, त्रिज्या है। तो पृथ्वी की त्रिज्या हमारी 67,371 होती है। कितनी होती है? 6,371 किलोमीटर। तो जो बचा हिस्सा लगभग 3-3,500 किलोमीटर की चौड़ाई कितनी होती है? करोड़ की होती है। करोड़ की चौड़ाई कितनी हो गई? 3 से 3,500 किलोमीटर, 3,000 to 300, 500 किलोमीटर। अब देखिए मेंटल जो होता है पृथ्वी के आयतन का 16% और करोड़ जो होता है पृथ्वी के आयतन का 83% होता है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि मेंटल, क्रस्ट और करोड़ में सबसे ज्यादा पृथ्वी के आयतन का कौन सा हिस्सा होता है? तो करोड़ होता है। कितना होता है? 83%। उसके बाद मेंटल होता है, कितना होता है? 16%। उसके बाद स्थल मंडल, जिसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं, 10.5% हिस्सेदारी होती है। दोस्तों आज स्थल मंडल आपको इतना ही पढ़ना था, और इसके बाद मैं आपको वायुमंडल पे ले चलता हूँ। यहाँ तक यदि कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे बताइए। मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी बातें। अभी हम लोग वायुमंडल पढ़ रहे हैं, स्थल मंडल को पढ़ा है, अभी आप लोगों को वायुमंडल शुरू करने जा रहे हैं। वायुमंडल में क्या होता है, जो चीजें आती हैं एग्जाम में उन चीजों को हम लोग कवर करने वाले हैं। वायुमंडल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत फैक्चुअल, कम से कम एक क्वेश्चन तो हर बार आता है। आइए देखते हैं वायुमंडल। वायुमंडल का मतलब होता है वायु का मंडल। जो वायु से चारों तरफ हम घिरे हुए हैं वो क्या है? वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों तरफ मौजूद वायु को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में क्या होता है कि मिक्सचर, आप देखो पूछता है अक्सर, जब वायु क्या है? मिश्रण है, यौगिक है, क्या है? तो वायु मिश्रण होता है। किसका मिश्रण है? बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है वायु, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस 78%, उसके बाद ऑक्सीजन गैस 21%, उसके बाद आर्गन गैस 10.93%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.3%, उसके बाद अन्य सभी गैसें 0.04% में उपस्थित होती हैं। क्या हमें इसका कंटेंट याद रखना जरूरी है? जी हाँ, याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सारे गैसें कुछ स्पेशल खासियत के साथ हैं। पहला नाइट्रोजन, वायुमंडल में सबसे ज्यादा उपस्थित वाली गैस कौन सी पूछेगा? तो नाइट्रोजन। हम ऑक्सीजन जीने के लिए हमें चाहिए, तो ऑक्सीजन की भी उपस्थिति पूछता है। ऑक्सीजन सबसे दूसरी मात्रा सबसे ज्यादा उपस्थित गैस है, उसका मात्रा 21%। आर्गन गैस, आर्गन 10.3%। आर्गन को याद करना है। आर्गन एक नोबल गैस है, आदर्श गैस है, और ये मात्र प्रकृति में उत्पन्न है, ये आदर्श गैस है, इसलिए 10.3% में ये उपस्थित है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आप पता होगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा जिम्मेदार होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी कंटेंट हमें याद रखना है। कितना है? 0.03%। अन्य गैसों में 0.04% उपस्थिति होती है। अन्य गैसों में एक गैस आप और याद रखेंगे, रेडान। कौन सा गैस? रेडान, RD। रेडान प्रकृति में मात्र एक उपस्थित ऐसा गैस है जो नेचुरली फॉर्म में किसमें होता है? रेडियो एक्टिव गैस है। कैसा है? रेडियो एक्टिव गैस। तो मात्र एक ऐसा रेडियो एक्टिव गैस जो नेचर में पाया जाता है वो कौन सा है? रेडान है। इसको याद रखना है। अब यहाँ तक हो गया, आप लोग इसको ध्यान रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं वायुमंडल की संरचना पे। वायुमंडल में उसके ऊंचाई के आधार पे, अलग अलग उनके गुण के आधार पे 5 तरह के वायुमंडल के परत को बताया गया है। पहला परत होता है क्षोभ मंडल, जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद होता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद होता है मीजोस्फेयर, उसके बाद होता है थर्मोस्फेयर, और सबसे बाहरी स्फेयर को एक्सोस्फेयर बोलते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर की जो एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई है, वो 13 किलोमीटर है। बहुत सारी किताबों में बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन हमें एनसीईआरटी को सर्वमान्य मानना पड़ता है। ये डाटा एनसीईआरटी का है। औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? 13 किलोमीटर। और सभी जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, बादल का बनना, कोहरे का बनना, ये सारे कहाँ पे हैं? क्षोभ मंडल में ही उपस्थित होते हैं। तो पूछ सकता है माउंट एवरेस्ट किस मंडल में है? क्षोभ मंडल या समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है बताइए? लगभग 8.5 किलोमीटर। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। इसका मतलब क्या? माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? क्षोभ मंडल में ही उपस्थित है। उसके बाद आते हैं समताप मंडल पे। समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। समताप मंडल एक ऐसा मंडल है जिसमें आपकी ओजोन की परत पाई जाती है। ओजोन परत क्या होता है? जो सूर्य की पराबैंगनी किरण होती है वो हानि हमें पहुंचाती है, यदि शरीर पे हमारे डायरेक्ट आ जाए तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को
जो हानिकारक किरणें हैं उनको रोक देती है और जो हानिकारक नहीं होती है उनको छान कर नीचे भेजती है। यानी ओजोन परत एक छलनी का काम करती है, प्यूरिफायर है। तो ओजोन की वजह से पराबैंगनी किरणें टकरा के वापस चली जाती हैं। तो पूछता है कि ओजोन परत, ओजोन लेयर किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, इट इज स्ट्रेटोस्फेयर। इसको इंग्लिश में भी नाम याद रखना है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल ना देके डायरेक्ट हिंदी में स्ट्रेटोस्फेयर लिख देता है, ट्रोपोस्फेयर लिखता है, तो बड़ी दिक्कत होने लगती है वहां पे। ठीक है, अब हवाई जहाज, हमारे जो हवाई जहाज है वो लगभग 11 किलोमीटर की ऊंचाई को 11 मिनिमम 11 से ऊपर ही जाते हैं, तो मिनिमम 11 में रहते हैं। वो समताप मंडल में उड़ना पसंद करते हैं। तो हमारे हवाई जहाज किस मंडल में उपस्थित उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, उसका मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। देखिए 5 परत है ना, कैसे याद रखेंगे? बाहरी वाले को क्षोभ मंडल, अभी मैं इसका फिगर बनाता हूँ, आपको समझ आएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, जो मिडिल में है उसको मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर की ऊंचाई 80 किलोमीटर के आसपास होती है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि जो ब्रह्मांड से हमारे उल्कापिंड आते हैं हमारे धरती की तरफ, वे उल्कापिंड इसी मंडल में जल के भस्म हो जाते हैं। पिछले साल टेट का क्वेश्चन, सी-टेट का क्वेश्चन है आपके, कि उल्कापिंड किस मंडल में आके नष्ट हो जाते हैं? तो इसी मंडल में नष्ट होते हैं। कहाँ पे? मध्य मंडल में। उसके बाद आइए देखते हैं बाह्य मंडल, या थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं, इसी को तापमंडल भी बोलते हैं, यानी आयनोस्फीयर भी बोलते हैं इसको। ये तापमंडल इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें तेजी से तापमान बढ़ते हैं। और आयनोमंडल इसलिए कहलाता है इसमें क्योंकि रेडियो एक्टिव, जो मतलब जितने भी रेडियो तरंगे होती हैं हमारी, टीवी का चला जो सिग्नल आता है वो कहाँ से आता है? इसी वायुमंडल से आता है सिग्नल। रेडियो के संचार, टेलीविजन के संचार, सैटेलाइट के संचार जितने भी होते हैं कहाँ होते हैं? वायुमंडल में ही होते हैं। इसकी ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर तक की होती है। इसके बाद सबसे बाहरी मंडल होती है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर के बारे में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है कि वायुमंडल की सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? बहिर्मंडल। और बहिर्मंडल, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की हल्की गैसें क्या होती हैं? तैरती रहती हैं। आपको पता होगा कि एयर या गैसों का एक नेचर होता है क्या? जब वो गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ उठती हैं और वायुमंडल में फैल जाती हैं, और उनके स्थान पर नीचे ठंडी जो कि भारी गैसें होती हैं आके स्थान लेती हैं। इस प्रक्रिया को भी एक विशेष नाम जाना जाता है, क्या? वायु चक्र। तो आइए देखते हैं वायु चक्र क्या होता है। इससे पहले आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए वायु चक्र क्या होता है। आइए देखते हैं वायु चक्र। एयर साइकिल। वायु चक्र क्या होता है? मैंने बताया जो गर्म गैसें होती हैं, गर्म गैसें नेचर में हल्की होती हैं, और जो ठंडी गैसें हैं ये भारी होती हैं। तो जो गर्म गैसें वो हल्की होती हैं और ठंडी गैसें क्या होती हैं? भारी होती हैं। तो ठंडी गैसें जब हल्की होती हैं तो वो वायुमंडल में ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं। देखिए ये जो गर्म जब हो जाती है एयर गर्म हो गई, एयर ये क्या है? हॉट है, तो ये ऊपर की तरफ घूमती है और जिस जगह से जाती है वहां से वायुमंडल में ठंडी गैसें आ जाती हैं। कैसी गैसें आ जाती हैं? ठंडी गैसें आ जाती हैं। ये कौन सी गैसें हैं? कोल्ड गैस है। ये कैसी है? कोल्ड एयर। कैसी हवा है ये? कोल्ड एयर। अब ये फिर गर्म होगी, ये भी ऊपर चली जाएगी, इसके जगह फिर कोल्ड एयर आ जाएगी। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वायु चक्र, एयर साइकिल कहते हैं। आप लोग जानते हैं ना, फ्रिज में सबसे ऊपर लगाया जाता है किसको? ठंडे वाले क्या बोलते हैं उसको? फ्रीजर को सबसे ऊपर, जहां बर्फ जमाने वाला होता है। उसका कारण यही होता है कि जो गर्म यदि ऊपर रखा है तो नीचे भी रख दिया जाए तो ऊपर, जब वो गर्म होगा तो ऊपर उठेगी तो ऊपर ठंडा नहीं हो पाएगा, सब गर्म रहेगा। और वो जो ठंडक वाला जब नीचे रहता है तो नीचे भारी है गैस तो बैठती है,
तो और सबको अच्छे से शीतलक यानी ठंडक कूलिंग पहुंचाती है। तो ये क्या हो गया वायु चक्र। कैसे गर्म हल्की होती हैं, ऊपर उठ जाती हैं गैसे, उसके स्थान पे कौन आता है ठंडी गैस। क्यों होती हैं? क्योंकि वे भारी होती हैं। और ये भारी गैसें जब जो ठंडी है वो गर्म होंगी तो ये फिर ऊपर चली जाएंगी और फिर इनके जगह इनके स्थान पे कोल्ड एयर आ जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को वायु चक्र कहते हैं। आइए हम जो वायुमंडल की संरचना है उसको एक फिगर के द्वारा समझते हैं। ये मान लीजिए अर्थ है। क्या है ये? इसमें मैंने अर्थ के पोल और सेंटर को कवर नहीं किया आता है, मतलब अर्थ के पोल और अर्थ के इक्वेटर को मैंने कवर नहीं किया है। एक सामान्य मान लेता हूं, ये भूपर्पटी है, एक सामान्य भूमि है। यहाँ से सबसे जो पहली परत है वो कौन सी होगी? क्षोभ मंडल होगी। कौन सी होगी? क्षोभ मंडल। इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। इसके ऊंचाई पे क्या होगी? समताप मंडल। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। इसके ऊपर क्या होता है? मध्य मंडल, मेसोस्फियर। इसके ऊपर क्या होता है? वायुमंडल, थर्मोस्फियर। इसके ऊपर होता है एक्सोस्फियर, बहिर्मंडल। देखिए इसमें क्या है? मौसमी घटनाएं, एवरेस्ट, समताप मंडल में हवाई जहाज का उड़ना, और इसी में क्या है? ओजोन है। मध्यमंडल में रेडियो तरंगों का आना, मध्यमंडल में उल्कापिंड आके यहीं पे उल्कापिंड नष्ट हो जाते हैं। जो ऊपर से उल्कापिंड आ रहे हैं यहीं पे नष्ट हो जाते हैं। उल्कापिंडों का नष्ट होना। इसके ऊपर वायुमंडल में क्या है? वायुमंडल में तापमान जो है तेजी से बढ़ता है और रेडियो तरंग का यहीं से संचार होता है। रेडियो तरंग पृथ्वी पर लौटकर आती हैं और वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें तैरती रहती हैं। इतनी ही बात आपको पढ़ना है। ऊंचाई के माध्यम से देखा जाए तो ये 13 किलोमीटर तक, ये 50 किलोमीटर तक, ये 80 किलोमीटर तक, ये 400 किलोमीटर और 400 किलोमीटर के ऊपर बहिर्मंडल। आप लोगों ने ये बात ध्यान से देखा होगा तो समझ में आएगी। पहला मंडल पृथ्वी के पास वाला क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। इसमें मौसमी घटनाएं, एवरेस्ट की ऊंचाई इसी में है। सारे मौसमी घटनाएं, बादल का बनना, बारिश का होना, कुहासा, सारी कुछ घटनाएं। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर, जिसमें हवाई जहाज चलती हैं, इसी में ओजोन परत है। इसके बाद मध्य मंडल मेसोस्फीयर, जिसमें उल्कापिंड ब्रह्मांड से आते हैं तो पृथ्वी की तरफ, तो इसी में आके जल के नष्ट हो जाते हैं। यदि इसमें नष्ट नहीं होते तो कोई कोई पृथ्वी पे आके गिरता है। और इसके बाद वायुमंडल, जो थर्मोस्फीयर, ऐसी वो तापमंडल भी बोलते हैं। इसमें रेडियो जो तरंगे होती हैं, जो सिग्नल होता है, इसी तापमंडल से लौट के नीचे पृथ्वी पे आता है तो हमें सिग्नल मिल पाता है और रेडियो का संचार, टीवी का संचार, ये सब चीजें हो पाती हैं। इसके बाद सबसे ऊपर वाला मंडल होता है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर, और ये 400 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई पे होता है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस हल्की हल्की जो गैसें होती हैं वो फ्लूइड यानी तैरती रहती हैं। तो आपको याद रखना है, सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल। आई थिंक आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होगी। आज ही क्लास यहीं तक रखते हैं। कल हम जलमंडल और जैव मंडल पढ़ेंगे। जैव मंडल ही असली में आपके पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ पूछता है। तो कल जलमंडल थोड़ा सा है, उसको खत्म करेंगे, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद जैव मंडल स्टार्ट करेंगे, जिसके बाद हमारी क्लास अनवरत चलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।